हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज बच्चों क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो लेसन नंबर 2 है, जिनका नाम भारत के भौतिक स्वरूप है। आज इस टॉपिक के अंदर भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और तथा प्रत्येक भाग का अध्ययन हम परिभाषा विशेषता के साथ अध्ययन करेंगे। साथ में हम मानचित्र कौशल के माध्यम से भी आपको भारत के जो भौतिक स्वरूप है उनके बारे में अध्ययन करवाएंगे कि मानचित्र के आधार पर जब हम भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो बच्चों आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो अब हम लेते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक भौगोलिक आकृति के अनुसार यदि वर्गीकरण पूछा जाए कि भारत को भौगोलिक आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 6 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग है या सबसे पहले नंबर आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या है बच्चों? हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में हम डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे बच्चों। पहले हम इसके सिर्फ नामकरण देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल समझेंगे, फिर आपको इसकी पूर्ण रूप से विशेषता को हम समझाएंगे और साथ में मानचित्र कौशल भी करेंगे। दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इन सभी जो 6 आकृति विभाग बांटे गए हैं, भारत के भौगोलिक स्वरूप को बांटे गए हैं, उनका विश्लेषण के साथ इस टॉपिक के अध्ययन करेंगे। पहले अपन मानचित्र कौशल के अनुसार ये 6 जो हमारे भौतिक स्वरूप हैं वो किस तरह दर्शाए जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी ये रेड लाइन के अंदर मैंने बताई है, ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। याद रखना बच्चों, जो हमारे उत्तर के अंदर ये जो मैंने रेड लाइन बनाई, ये कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और यदि आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो इसको यदि पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर लिखा जाता है वर्त हिमालय। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? वर्त हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। क्या है बच्चों? शिवालिक। तो ये सबसे ऊपरी जो परत है ये कौन सी हुई? वर्त हिमालय। और ये जो लाइन है ये मैंने ऊपर बनाई, ये हो गया मध्य हिमालय। और ये नीचे वाली हो गई वो हमारी शिवालिक। क्या हो गई बच्चों? शिवालिक। तो हमारे हिमालय पर्वतमाला को हमने 3 भागों में बांट दिया, वर्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और यदि अपन को देखा जाए कि वर्त हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो बच्चों याद रखना माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है हमारे वर्त हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और यदि मध्य हिमालय की पूछ लिया जाए तो आपको केटू का दूसरा नाम है बच्चों गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन। बच्चों ये जो चोटी है जो हमारी केटू, वो चाइना अपना इस पर अधिकार मानता है और इसलिए चाइना इस चोटी को कहता है कागीर। क्या कहता है बच्चों? कागीर। और इसी चोटी के पास हमारा काराकोरम दर्रा भी स्थित है। और शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण चोटी है उसका नाम है कंचनजुंगा। क्या है बच्चों? कंचनजुंगा। इस तरह ये हमारे हिमालय के अंदर 3 भागों में बांटे गए और तीनों भागों की सबसे ऊंची चोटी का नाम वर्त हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। और यदि माउंट एवरेस्ट को यदि अपन देखे जाए तो भारत के अंदर इसे गौरी शंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गौरी शंकर चोटी। क्योंकि कैलाश पर्वतमाला के पास स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया? गौरी शंकर। और यदि नेपाल के अंदर इसको क्या कहते हैं बच्चों? सागर माथा। सागर माथा। नेपाल में इस चोटी को क्या कहते हैं? सागर माथा। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है।
कितनी है 8,848 किलोमीटर है। और ये जो चोटी है वो नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? नेपाल में स्थित है। और ये चोटी भारत के अंदर स्थित है। और कौन से जगह पर है? काराकोरम पर। और ये शिवालिक के अंदर जो चोटी कंचनजुंगा, ये भारत और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला को विभिन्न विशेषताएं हैं जो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम विश्लेषण के साथ उसका अध्ययन करेंगे। अब अपन दूसरा जो प्रकार लेते हैं वो है हमारा प्रायद्वीप पठार, सॉरी उत्तर का मैदान। कौन सा? उत्तर का मैदान। ये जो हमारा भाग है, ये जो मैंने ये डार्क ब्लैक लाइनिंग कर रहा हूं बच्चों, ये हिस्सा हमारा कौन सा है बच्चों? उत्तर का मैदान का है। क्या है? उत्तर का मैदान। ये जो हमारे जो मैंने अभी ब्लैक लाइनों के माध्यम से आपको दर्शाना चाहा, और ये हमारा जो हिस्सा है वो क्या है? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। उत्तर का जो मैदान है बच्चों, वो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा के जो अफवातंत्र हैं उनके द्वारा बनाए गए मैदान है। गंगा का जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, उनकी सारी नदियां हैं वो अपने साथ विभिन्न प्रकार का अवसाद लाती हैं और इस मैदान के अंदर जमा कर देती है। इसलिए ये जो उत्तर का मैदान है भारत का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। और उत्तर को मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो है भाबर। क्या है बच्चों? भाबर क्षेत्र। दूसरा तराई क्षेत्र। कौन सा है बच्चों? दूसरा तराई क्षेत्र। और तीसरा जलोढ़ क्षेत्र। कौन सा है? जलोढ़ क्षेत्र। इस तरह उत्तर के मैदान को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला कौन सा है? भाबर क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? तराई क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है? जलोढ़ क्षेत्र। तो यदि अपन सबसे पहले अपन लेते हैं भाबर क्षेत्र की बात। भाबर क्षेत्र की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो साफ शब्दों में कहना है बच्चों कि हिमालय गिरिपथ के अंदर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं और जहां पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। वापस हिमालय गिरिपथ का वह 8 से 16 किलोमीटर लंबी एक पट्टी जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं तथा नदियां इसमें दिखाई नहीं देती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर। उसके बाद में तराई क्षेत्र। हिमालय के गिरिपथ के बाद जो भाबर क्षेत्र आता है और भाबर के बाद जो क्षेत्र आता है वो कौन सा होता है? तराई क्षेत्र होता है। क्या होता है? तराई क्षेत्र। यदि आपको इसकी परिभाषा पूछी जाए तो या सीधी सी परिभाषा है भाबर के दक्षिण में स्थित, भाबर के दक्षिण में स्थित। अब हम लेते हैं बच्चों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि परिभाषा देखी जाए बच्चों तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है भाबर के दक्षिण में। किसके? भाबर के दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र जहां से नदियां लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देने लगती हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? तराई क्षेत्र। एक बार मैं पुनः परिभाषा को रिपीट कर देता हूं बच्चों। भाबर के दक्षिण में वह क्षेत्र जहां नदियां लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देने लगती है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है जलोढ़ क्षेत्र। जलोढ़ क्षेत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के अवसाद के जमाव के कारण बने होते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बने मैदान को क्या कहा गया? जलोढ़ क्षेत्र। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव का क्षेत्र क्या हुआ? जलोढ़ क्षेत्र। और इस जलोढ़ क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है वो है अपन का खादर, दूसरा बागर। पहला क्षेत्र है वो खादर और दूसरा है बागर। खादर जो क्षेत्र है नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? खादर। और नदियों के द्वारा लाई गई प्राचीन मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर। तो याद रखना बच्चों, नवीन मिट्टी क्या हुई? खादर। और पुरानी जलोढ़ क्या हुई? बागर। इस तरह जलोढ़ को क्या 2 भागों में बांटा गया। तो आपने देखा होगा उत्तर का मैदान को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया, भाबर, तराई, जलोढ़। और फिर जलोढ़ को कितने भागों में बांटा गया? 2, खादर और बागर। अब अपन लेते हैं तृतीय भौतिक स्वरूप को जो है प्रायद्वीप पठार। देखो प्रायद्वीप पठार के अंदर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रायद्वीप क्या है। कौन सा? प्रायद्वीप क्या है?
तो प्रायद्वीप की यदि आपसे बच्चों परिभाषा पूछी जाए तो सीधी सी परिभाषा है, धरातल या भूमि का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। वापस सुन लेना, धरातल या भूमि का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यदि बच्चों कोई कह दे कि द्वीप किसे कहते हैं तो सीधी सी परिभाषा है कि धरातल या पृथ्वी का वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप और द्वीप में यही अंतर है, द्वीप चारों ओर से जल से घिरा होता है और प्रायद्वीप 3 ओर से ही जल से घिरा होता है। अब यदि पूछ ले पठार क्या है, यदि पठार की बात करें तो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो शीर्ष से चपटा हो उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अब हमारा जो प्रायद्वीप पठार है, यदि अपन नक्शे के अंदर देखें तो प्रायद्वीप पठार का जो क्षेत्र है वो या इस जगह पर दर्शाया जाता है। ये जो पूरा भाग है बच्चों, ये जो अपन में ना हाथ रखा है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप पठार। और यदि प्रायद्वीप पठार का यदि वर्गीकरण देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। और यदि अब प्रायद्वीप पठार की यदि बात करें तो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुंडी। क्या नाम है बच्चों? अनाई मुंडी। यह है प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी जो 1 नंबर के अंदर जानी जाती है। यदि पूछ ले बच्चों ये चोटी कहाँ स्थित है तो याद रख लेना, ये चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी पर। और यदि राज्य की बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। यदि दूसरे नंबर इस प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें कि दूसरे नंबर सबसे ऊंची प्रायद्वीप पठार की चोटी कौन सी है तो वो बच्चों डोडो बेटा है। कौन सी है बच्चों? डोडो बेटा है, जो कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो है डोडो बेटा। प्रायद्वीप पठार की दूसरी नंबर चोटी है वो डोडो बेटा जो हमारे कर्नाटक राज्य में आई हुई है। अब अगले हम भाग का बात करते हैं वो है भारतीय मरुस्थल। कौन सा? भारतीय मरुस्थल। देखो भारतीय मरुस्थल, ये मैंने जो ये डार्क किया यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? भारतीय मरुस्थल। यदि भारतीय मरुस्थल की बात करें तो ये पंजाब के अंदर दक्षिणी पश्चिमी भूभाग के अंदर भी है, गुजरात के कुछ हिस्से पर है और उत्तर पश्चिमी भाग जो उत्तर प्रदेश का है वहां पर भी ये मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है। और इस मरुस्थल क्षेत्र की विशेषता सबसे बड़ी यह है कि यहाँ पर जो अधिकांश जो भूमि है वो लवणीय है। कैसी है बच्चों? लवणीय है। और लवणीय होने के कारण यह फसल और वनस्पति का जो उत्पादन है या फसल और वनस्पति है वो बहुत ही कम उगती है। इसके अलावा ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है? कम होती है। अगली जो बात करें वो है हमारा तटीय मैदान। ये हमारा जो दक्षिण के अंदर ये भाग का जो हिस्सा है ये जो पूरा का पूरा क्या कहलाता है बच्चों? तटीय मैदान। क्या कहलाता है बच्चों? तटीय मैदान। और यदि तटीय मैदान की बात करें तो भारत के जो ये तटीय जो मैदान है उसकी जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 7516.6 किलोमीटर। इसमें द्वीप सहित है बच्चों। ये कौन सी है? द्वीप सहित। यदि आपसे पूछ ले द्वीप रहित मतलब द्वीप के अलावा जो ये जो तटीय भाग की बॉर्डर है ये इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बच्चों? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई गई है। और यदि अपन इस तटीय मैदान को यदि देखे जाए तो मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो उसका नाम है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरे का नाम है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इस तरह तटीय मैदान कितने भागों में बांटा गया? 2। पूरी तटीय मैदान को फिर से देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। कौन कौन से हुए बच्चों? कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। और फिर पश्चिमी तटीय मैदान है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे काकीवाड़ा तट, कोंकण तट, मालाबार तट। ये हमारे पश्चिमी तटीय मैदान को बांटा गया है। और ये पश्चिमी तटीय जो मैदान है वो समुद्र से पास होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपजाऊ खनिज भी मिलते हैं। अगले जो भौतिक स्वरूप की बात करें वो है द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। मैंने आपको बच्चों पहले द्वीप की परिभाषा बताई थी।
धरातल या पृथ्वी का वो भाग जो चारों ओर से किससे ढका हो, जल से ढका हो, उसे क्या कहा गया बच्चों, द्वीप कहा गया। क्या कहा गया, द्वीप। और हमारे जो द्वीप समूह है, हमारे जो द्वीप समूह दो है, एक तो यहाँ पर है जिसका नाम है आपको मालूम ही है लक्षद्वीप। क्या नाम है बच्चों, लक्षद्वीप। और आपको मालूम है लक्षद्वीप के अंदर कुल कितने द्वीप है बच्चों, 36 द्वीप है। कितने हैं, 36 द्वीप है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी बच्चों, कवरत्ती है। कौन सी है बच्चों, कवरत्ती है। और इनमें से जो लक्षद्वीप की यदि बात करें द्वीपों की, तो इनमें से अधिकांश द्वीपों पर पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए। क्या बनाए गए बच्चों, पक्षी अभ्यारण्य। और दूसरे जो द्वीप है यहाँ पर है हमारा, जो इसका नाम है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर स्थित है। उसका नाम क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अंदर लगभग बताते हैं बच्चों 572 द्वीप है। कितना द्वीप है बच्चों, 572 द्वीप है। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। ये इस तरह हमारे भारत के अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे जो द्वीपों के श्रृंखला पाई गई है, जैसे हमारे कच्छ की खाड़ी के अंदर भी पाई गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर भी हमारे द्वीप है, गंगा नदी के अंदर ही द्वीप है। यदि आप उनके ब्रह्मपुत्र नदी के या फिर यदि द्वीप का नाम पूछे, असम के अंदर स्थित है बच्चों, उसका द्वीप का नाम है मांजोली द्वीप। क्या नाम है, मांजोली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो बच्चों जो नदी बनाती है। बाकी अधिकांश जो द्वीप है जो महासागरों में स्थित है। तो बच्चों हमने भारत को भौगोलिक आकृति के आधार पर जो 6 वर्गीकरण किया गया, उसका हमने प्रत्येक वर्गीकरण किया, हमने मानचित्र के अंदर कहां पर पाए गए उनको दर्शाया है और उनके बारे में थोड़ी बहुत हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम लेते हैं हिमालय पर्वत की चोटियां। देखो आपको मालूम ही है हिमालय पर्वतमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय। और इन तीनों पर्वतमालाओं के अंदर मुख्य रूप से प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बच्चों, माउंट एवरेस्ट, जो कौन से देश में स्थित है, नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। बच्चों मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा था कि नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सागर माता। दूसरी जो चोटी है कंचनजुंगा है। कौन सी है, कंचनजुंगा है, जो भारत में स्थित है। 8,598 मीटर ऊंची है। कितनी, 8,598 मीटर ऊंची है। और एक इससे पहले एक चोटी आती है, उसका नाम है K2, जिसे कहता है गॉर्डन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है बच्चों, 8,611 मीटर है, जो काराकोरम दर्रे पर स्थित है। और आपको मैंने पहले ही कहा था इस चोटी के ऊपर चीन अपना दावा कर रहा है और इसलिए उसको कारगिल के नाम से भी जानते हैं। तीसरी चोटी का नाम है मकालू। क्या है, मकालू। कौन से देश में स्थित है बच्चों, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। कितनी है, 8,481 मीटर। अगली चोटी है जो चौथे नंबर पर आती है धौलगिरी। कौन सी है, धौलगिरी। कौन से देश में स्थित है बच्चों, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,172 मीटर। कितनी है, 8,172 मीटर। अगली चोटी का नाम है अपन के नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत। कौन से देश में स्थित है बच्चों, भारत में। कहां पर है, भारत में। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 8,126 मीटर। 8,126 मीटर है नंगा पर्वत की। अगली चोटी है अन्नपूर्णा। कौन सी है, अन्नपूर्णा। कौन से देश में स्थित है बच्चों, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल। इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। कितनी है, 8,078 मीटर। अगली चोटी का नाम है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है बच्चों, भारत में। उत्तराखंड भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई बच्चों 7,817 मीटर है। कितनी है, 7,817। अगली चोटी का नाम है कामेट। कौन सी है, कामेट। कौन से देश में स्थित है बच्चों, भारत में। और इसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर। अगली कौन सी है, नामचा बरुआ। कौन सी है, नामचा बरुआ। कौन से देश में स्थित है बच्चों, भारत में। इसकी ऊंचाई बच्चों 7,756 मीटर।
अगली चोटी का नाम है गुरुला मदाता। गुरुला मदाता कौन से देश में स्थित है बच्चों? नेपाल में, और इसकी ऊंचाई 7,728। इस तरह हमने देखा बच्चों कि हिमालय पर्वतमाला की टॉप 10 चोटियां कौन सी हैं और कौन से देश में स्थित है। जब हमने टॉप 10 चोटियों के बारे में पढ़ा तो हिमालय पर्वतमाला में अधिकांश जो चोटियां टॉप 10 में वो नेपाल देश की पाई गई है। कहां पर स्थित है बच्चों? नेपाल देश के अंदर स्थित है। इसके अलावा हम हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग की क्या विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।